पहली खबर मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, जो आर्मी जो एयरफोर्स के जो पर्सनल हैं उन्होंने जिस तरह से सरकार के मैंडेट को के विरोध में इस्तीफा देना बेहतर समझा, बात ना मानने के एवज में उनको उनके ऊपर सख्त डिसिप्लिनरी एक्ट हो मतलब एक्शन हो सकता है, और उसके लिए उन्होंने बोल दिया है कि हम हर चीज़ सहन करने को तैयार हैं, बट हम ये टीका नहीं लेंगे, हम ये डोज नहीं लेंगे। तो ये एक क्रांतिकारी कदम है उन लोगों का, और दुनिया भर के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं आपको इसके रिगार्डिंग वीडियोस भी दिखा देता हूं कि कैसे कैसे विरोध कर रहे हैं। थोड़ा आगे मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। इसमें पहले दूसरा अगली खबर मैं आपको बता देता हूं। भारत बायोटेक के जो फाउंडर और एमडी हैं, जिनका नाम है कृष्णा एला, ALLA, उन्होंने ये बोला है कि सेकेंड डोज के बाद बूस्टर डोज देने के लिए 6 मंथ्स का टाइम बेस्ट रहेगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि जिन्होंने दोनों डोज ले रखी है उसके लिए बूस्टर डोज अभी आने वाली है, और उसके लिए 6 महीने का वक्त सही रहेगा, ये भारत बायोटेक के बंदे ने कहा है। तो आपको मीडिया चैनल के अंदर आपको ये दिखाया जाएगा कि आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। वहीं संजय राय, जो कि सेकंड इन कमांड है एम्स के अंदर, एम्स में सेकंड इन कमांड है, एपिडेमिक के डायरेक्टर भी हैं, वो उस फोर्स के अंदर भी हैं, टास्क फोर्स में, उन्होंने कहा है कि बूस्टर डोज एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। तो आपको इस पे भी समझना पड़ेगा। वो एक बंदे को फेवर में भी बोल देंगे, वो दूसरे को इस तरह से बुलवा देंगे। और हमें तो ये भी समझ में नहीं आता कि जिस तरह से हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमें कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं हम उनके इशारे पे तो ये काम नहीं कर रहे, कि इनको ये प्रतिक्रिया के रूप में ये करना है और वो असली काम ना कर पाए। भाई देखिए आप, हम आज से पहले मैं एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहा था जिसमें गांव की एजुकेशन ऐसी हो कि एम्प्लॉयमेंट 100% हो। पिछले 2 साल से वो सारे काम भी रुके हुए हैं, और मैं आगे भी नहीं कुछ कर पा रहा हूँ उस दिशा में। हालांकि अब शुरू किया है कुछ गांव ने, और अभी 24 तारीख को कैथल के हरसोड़ा गांव में है, और वहाँ से मुंबई से आने के बाद मैं मुंबई आ रहा हूँ। अगर आप लोग मुंबई से हैं और मुंबई के आसपास से हैं तो मुंबई में जो आज़ाद मैदान में प्रदर्शन होना है 20 तारीख को, हम उसमें भी आ रहे हैं, और मैं विद फैमिली पहुँच रहा हूँ। आप लोग भी आइए और उन लोगों को बोलिए कि एक बार कम से कम इसमें हिस्सा लें, जो चाहते हैं कि ये जो सरकार के मैंडेट हैं ये वापस लिए जाएं और लोगों को पता लगे। देखिए क्या होता है, ये बोलने नहीं देना चाहते, और ये बोलने हुए लोगों की खबरें दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते उसका, और फिर वीडियोस डिलीट करना, चैनल्स ब्लॉक करना। उसका कारण ये है कि ये चाहते हैं कि वो बात ही ना जाए। तो वो जो लोग सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं उनको पता ही ना चले कि दुनिया में कहीं इसका विरोध भी हो रहा है। तो आप लोग अपने दोस्तों को लेकर के आइए। अगर आप वहाँ से हैं, अगर आप बहुत दूर से, बहुत ज़्यादा टाइम खराब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप आ सकते हैं और मानवता को बचाने की इस लड़ाई में आप उन लोगों का साथ दीजिए जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो जब हम उस प्रोग्राम को कर रहे थे तो लोग मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, और अचानक से 2020 में ये लॉकडाउन लग गया, और अब फिर हम इस षड्यंत्र के पीछे लग गए। मतलब जो उन्होंने किया हम उसको ऊपर प्रतिक्रिया देने लग गए, और हमने ये भूल गए कि हम किस रास्ते पर थे। मेरे कई दोस्तों ने भी कहा कि यार क्या करता है तू देवेंद्र, मतलब लोगों, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा अपना इंस्टीट्यूट भी तुम रन कर सकते हो, तुम्हारा को इतना बढ़िया जगह पर तुम शहर में रहते हो, फिर क्यों खामखा सरकारों के खिलाफ बोलते हो, किसी दिन तुमको उड़ा देंगे। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि पता होते हुए भी दूसरे लोगों को ना बताना, यही तो सबसे बड़ा जुर्म होता है। सबसे बड़ी नीचता तो इसी चीज में है कि आपको मालूम है और आप चुप हैं। आपको अगर मालूम है, देखिए आपको मालूम ही नहीं है, फिर इसमें आपकी क्या गलती है? आपको अगर EMI में उलझा के रख दिया है, आपको अगर दूसरे चीज़ों में उलझा के रख दिया है, आप अपने ही झगड़ों में फंसे हुए हैं, आप इससे आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपको मतलब कोलू के बैल की तरह अगर आप काम कर रहे हैं, और आप आंख बंद करके सिर्फ खबरों के लिए टीवी ही देख रहे हैं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोगों को पता है वो बोलें।
तो एक गांव से एक आदमी भी अगर जागता है तो हमारे पास 6.5 लाख तो के करीब तो गांव हैं। तो बहुत लोग हो जाएंगे सरकारों का विरोध करने के लिए, और एक नहीं, रोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं लोग। मैं देख रहा हूं लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, बातें निकल के आ रही हैं, सवाल निकल रहे हैं, वो सवाल फिर जवाब मिल रहे हैं, और उसके बाद उनको पता लग रहा है कि हाँ, सरकार बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रही है और आने वाला वक्त भयानक है। तो इस भयानकता का अंदाजा जिसको है वो नहीं चुप बैठ सकता, वो चैन से नहीं बैठ सकता, वो बताता रहेगा, वो बोलता रहेगा, भले ही उसका अंजाम कुछ भी हो। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो लोग इस सर्कल में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, वो उसको, उनमें से किसी को अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग सारे मिल करके उनके साथ कुछ ऐसा इंतजामात भी करना शुरू करें अपने ग्रुप में जहां आप हैं। जैसे ही अगर ये ग्रुप बड़ा बनता है, पूरे नेशनल लेवल पे अगर ये ग्रुप बनता है, तो नेशनल लेवल पे हम लोग अपने लोगों को बचाएंगे। छोटे लेवल पे अगर हम लोग साथ आ रहे हैं, तो जो 20 लोगों का भी ग्रुप है, तो कम से कम 20 परिवार उसको ऐसे मिल जाएं जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो अपने परिवारों के साथ एक दूसरे से घुलने मिलने का मौका दीजिए और बातचीत शुरू करिए, इसके अंदर इसको बढ़ाइए। तो ये मैंने आपको एम्स वाली जो खबर है ये मैंने आपको दे दी है भारत बायोटेक की। और आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन भारत बायोटेक की नेजल भी आ रही है, मतलब जो टीका है आपको फिर यहाँ नहीं लगेगा, फिर आप नाक के थ्रू 2 ड्रॉप, जैसे पोलियो की ड्रॉप थी। मकसद क्या है कि आप कॉम्प्लाई कर जाएं किसी भी तरह से। जो पहले वाली जो टीके लगे हैं बचपन में बच्चों को, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि जिनको नहीं लगे हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको नहीं लगे हैं, तो मैं अगर अपनी ही बात कहूं तो मैं, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहा, तो 1996 के बाद मैंने मुझे याद नहीं मैंने कब किसी बीमारी के लिए दवाइयाँ खाई हूँ। मुझे याद है मैंने खाई हैं, मतलब जैसे मेरे को एक बार भिड़ड़ लड़ गई तो मैंने मुझे एक लेक्चर देना था, तो एलर्जी ना हो, हालांकि मैं टूथपेस्ट लगाकर, मिट्टी का तेल लगाकर, पेट्रोल लगाकर और लोहा रगड़ करके मैं वो सूजन उतार लेता था 2-1 दिन में। बट क्योंकि मुझे इमीडिएटली वो देना था, तो मुझे एंटी एलर्जी दवाई मैंने ली, और सिट्राजिन टाइप से कुछ होता होगा, होती है मतलब एक, तो वो ली, और वो सूजन थोड़ी नहीं हुई, तो मेरा लेक्चर दे पाया इसलिए। और फिर इसी तरह से कहीं घूमने गए हैं, और सुबह कहीं घूमने जाना है और रात को बुखार हो जाता है, अगर मैं घर में या कहीं आस मेरे अपने लोकल एरिया में हूँ तो मैं दवाई नहीं लूँगा। लेकिन अगर मुझे इमीडिएट कहीं जाना है तो रात को ले लिया वो बुखार उतारने के लिए, जस्ट एक दवाई ले ली, कोई भी मतलब पैरासीटामोल टाइप से, और जितनी ज़रूरत है उससे आधी। मतलब सिर दर्द की मैंने कभी कोई दवाई नहीं ली, खांसी के लिए मैंने नहीं ली, और दूसरी चीज़ों के लिए नहीं ली। और जब समझ में आया कि एलोपैथी कितना बड़ा जहर है हमारी बॉडी के लिए, तब तो बिल्कुल ही हमने छोड़ दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो देसी इलाज है उससे हम अपने आप को ठीक करने लगे। फिर मैंने नेचुरोपैथी करी, तो हम दोनों मियाँ बीवी ने फिर नेचुरोपैथी सीखी कि शरीर को अपने को आप खुद ही हील कर सकते हो। दुनिया की कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं करेगी। दुनिया की दवाइयाँ जो एलोपैथी खास तौर पे, ये आपके सिम्टम्स को रोक सकती हैं, आपके शरीर को ठीक नहीं कर सकती। और आपका इम्यून सिस्टम सिर्फ अंदर से डेवलप हो सकता है, आपकी बॉडी डेवलप कर सकती है, उसको दुनिया की कोई ताकत, कोई टीका, कोई दवाई नहीं है डेवलप कर सकती। इसलिए मैं उन लोगों को ये बोलता हूं जिन लोगों ने ये ले लिए हैं वो भी आगे से परहेज करें। और इसलिए ये मत सोचिएगा कि जैसे कुछ दोस्तों के कॉल आती हैं कि सर हमारे गांव में तो सब ने ले लिया, कोई बात नहीं, आगे आ रहा है बूस्टर, उसके लिए जागृत करना शुरू कीजिए, बताते रहिए। वो एक मोमेंट आएगा जब पूरा सैलाब आएगा हमारे भारत के देश में। जैसे कुछ लोग कहते हैं भेड़ें ऐसा नहीं कर रही हैं, या भेड़ चाल चलते हैं लोग, या इस तरह से इतने, भाई यहां जागृत नहीं रखा जाता। लेकिन जब एक बार जाग जाते हैं तो फिर शेरों की तरह खड़े होते हैं हमारे देश के लोग। और उन्होंने आज तक दुनिया के ये षड्यंत्र पहले भी नाकाम किए हैं, और ये अभी फिर नाकाम करेंगे। हम लोग इससे भी निजात दिलाएंगे। और जो आखिरी लेवल पे जो आदमी बैठा है उसको भी हम जागृत करेंगे। और इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपनी जिंदगी भर जागृति का ही काम करूंगा, और मैं कोई काम नहीं करूंगा। मतलब अगर जबरदस्ती भी मुझे कोई पद दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन में बहुत सारे लोगों ने रखे हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम जागृति पे ही रखेंगे कि आप अपने नेता से क्या सवाल पूछेंगे, वो सवालों की लिस्ट आपको देते रहेंगे,
और अगर वो गलत कर रहा है तो उसको नीचे कैसे उतारना है, ये आपको जागृति ये देते रहेंगे। तो मुझे लगता है रोटी का इंतजाम होता रहेगा, जैसे चल रहा है वो कुदरत ने अभी तक भी किया है और वो आगे भी हो जाएगा। और रहने आने जाने की मुझे दिक्कत अभी भी लोग नहीं होने देते। इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है कि ये लगता है कि यही कमाया है बस लाइफ में। और सरकारें इसलिए नहीं दबा सकती क्योंकि हमारे कहीं कागज़ नहीं है, हमारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे नाम पे कुछ भी नहीं है, कोई पैसा, कोई बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो अगर वो ये कहते हैं कि इनके साल की कमाई को 100 से गुना करके इनको लालच दे दो या 500 से गुना करके लालच दे दो, तो हमारी साल की कमाई ज़ीरो है दिखाने में। तो इसलिए ये लोग नहीं कर सकते, ये हमें बंधक नहीं बना सकते, डरा नहीं सकते, तो ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हम कैरेक्टर के भी ऐसे नहीं हैं कि हम कि भाई हमारी सीडी बना लेंगे। तो कोशिश रहती है कि हम कोई ऐसा गलत काम ना करें जिसमें कि आने वाले वक्त में ये लोगों के पास कोई सबूत हो, क्योंकि हमारे जीमेल के, मोबाइल के अकाउंट सारे के सारे इनके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये कभी भी हमारे मोबाइल में झांक सकते हैं कि किसके खिलाफ, किसके साथ, कब क्या फ़ोटो खींचा। तो इसलिए ये, हालांकि ये इसको डॉक्टर भी कर सकते हैं, बट हम नहीं डरते हैं। अगली खबर मैं जो आपको बता रहा था ये नेज़ल वाली हो गई। एक मेरे दोस्त हैं अनिल, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका आगे का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे दोस्त हैं वैसे तो अनिल, लेकिन एक दोस्त हैं झज्जर में, एक गांव है छारा, वहाँ से वो बीमार चल रहा है अभी काफ़ी दिनों से। और जब उसकी दूसरी डोज का टाइम आया, मैंने उसको, मतलब पहले तो मैंने उसे बड़ा डांटा जब उसने मुझे इस पूरे प्रोपेगेंडा की, जब इस पूरे षड्यंत्र के बारे में जो उसने बताया कि मेरे साथ जो धोखा हुआ, उस क्या धोखा हुआ। वो बोलता है कि मैं बीमार चल रहा हूँ, मतलब फर्स्ट डोज लग गई, फर्स्ट डोज से लेके मैं आज तक ठीक नहीं रहा, और पहली डोज से अब तक मतलब बीमार, जुखाम, खांसी, नज़ला और मतलब थकावट, और मेरा बुरा हाल हो रखा है पहली डोज के बाद से। तो मैंने प्रण लिया कि मैं दूसरी डोज नहीं लूंगा, और पता नहीं कैसे मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया कि तेरे को दूसरी डोज लग गई है। मोदी साहब किस ये पूरा काम कर रही है, टारगेट मिले हुए हैं, मतलब जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, जो आपके दूसरे हैं, ये स्टाफ नर्सेज हैं, और जो आपकी गांव में ये आशा वर्कर्स हैं, इनको टास्क मिला हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दो। ये जो घरों में जाकर के लोगों को अभी क्या कह रहे हैं, जो घर घर जाकर के ये लोग कह रहे हैं कि टीके लगाएंगे। अब टीके लगाने का लोगों को पता लग गया कि साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमें आपका आधार कार्ड दे दो बस। वो आधार कार्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अनिल के साथ ऐसा हुआ, अनिल ने बोला मेरे आधार कार्ड के साथ इनको कनेक्ट नहीं करना है, लेकिन वो कनेक्ट कर दिया आधार कार्ड के साथ। और मुझे मालूम था इस पूरे षड्यंत्र का। आधार कार्ड के साथ कनेक्ट किए लोग, सब कुछ कनेक्ट करने का मतलब है आपका सारी चीजें इनके सामने खुली होंगी, अपनी नहीं बताएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को कौन सा, जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जितनी भी कंपनियां डोनेशन देती हैं या जो उनको फंडिंग करती है, उसके बारे में कोई जानकारी बाहर ना जा पाए, इसका पूरा इंतजाम कर दिया इन लोगों ने। वहां ट्रांसपेरेंसी जीरो है, लेकिन जनता से ट्रांसपेरेंसी की पूरी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसकी पूरी उम्मीद करते हैं ये लोग कि जनता अपना सब कुछ इनके सामने खोल के रख दे। लेकिन ये आपको कुछ नहीं बताएंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अभी राफेल में इतने करोड़ रुपए की रिश्वत खा गए प्रधानमंत्री, और राफेल के दस्तावेज जहां रखे थे उस दफ्तर में आग लग गई थी उस फाइल में, और ऑनलाइन नहीं था उसको सारा का सारा खेल। समझ सकते हैं आप इस खेल को, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा देर में आ जाएगा। चलो अभी नहीं आया, मैं बोल रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री जो बना है नरेंद्र मोदी, ये सबसे फ्रॉड आदमी है, मतलब सबसे नकली आदमी है, बल्कि सबसे बड़ा सत्यानाशी है। लेकिन नहीं आ रहा समझ लोगों को, कोई बात नहीं, जिन लोगों को नहीं आ रहा उनके लिए आ जाएगा भैया, आ जाएगा। जब आपके बच्चों पे बात आएगी तब आप आ जाएगा। स्कूलों के अंदर चिट्ठी लिखना शुरू कीजिए, नहीं तो बिना पूछे ठोक देंगे। मैंने तो आज देखा, मतलब कि कंसेंट लेटर्स के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि हम अपने बच्चों को टीके लगवाने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। एंड दैट इज द बिगेस्ट स्कैम। तो आप अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने स्कूल के पहले ही चिट्ठी लिख दीजिए, क्योंकि जैसे ही स्कूलों को, वो ऐसे नहीं होने वाला है कि आपको अखबार में आएगी कि स्कूलों को बच्चों के लिए डोज आ गई है और लग गई हैं।
पहले एक लॉट आएगा, हर स्कूल में एक ही तारीख में पहुंचेगा और एक ही दम से सबको लगा देंगे। इतने ज्यादा स्टाफ आ जाएगा। तो ये तो अब तो क्या कर रहे हैं कि पैसा इनके पास बहुत है बीजेपी के पास, और ये तो अब ट्रेंड भी कर रहे हैं, मतलब बाहर से लोगों को टीका लगाने के लिए। तो ये एक ही दम सारी क्लासेस में जाके ठक 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 ठक, और पता लगेगा आपका बच्चा हो गया, टूट गया। आपके बच्चे का आधार कार्ड आपने स्कूल में दे ही रखा होगा, वहीं से कनेक्ट कर देंगे। लाइफ टाइम के लिए आपका बच्चा प्रिजन में गया समझो। उसके डीएनए पे भी कंट्रोल इनका रहेगा, क्योंकि जो इस टीके के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं उसका पेटेंट बिल गेट्स ने कराया हुआ है। तो आने वाले वक्त में आपके बच्चे का शरीर बिल गेट्स की प्रॉपर्टी हो जाएगा। जिसने भी ये ले रखा है समझो वो उसके ऊपर उसका अधिकार नहीं रहा है, और आगे आपको विरोध करना पड़ेगा तो बच जाओगे, इकट्ठे हो गए तो बच जाओगे, नहीं तो ये मैंडेट में ठोकेंगे आपको। ऐसा पासपोर्ट बना देंगे कि आपको जो कुछ भी मिलेगा इसी बिना। आप अभी जो राशन रोक रहे हैं, जो दूसरी सुविधाएं रोक रहे हैं, वो टेस्टिंग है बेसिकली। आने वाले वक्त में कितने लोग कंप्लाई करते हैं, कितने लोग विरोध करते हैं, ये टेस्टिंग है। तो ये बढ़ाइए, अपना नंबर बढ़ाइए अपने आसपास। नहीं भी समझ आ रहा तो भी बोलते रहिए, डोंट वरी। आप देखोगे, मैंने देखा है कि मैं बोलता रहा तो सर्कल और दायरा बढ़ता चला गया। तो वो बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। मतलब आप कहां पर पीछे रहेंगे? सिर्फ जानकारी में पीछे रहेंगे। मतलब आपको जानकारियां फिर इकट्ठी करने के लिए फिर वीडियोस भी हैं, अदरवाइज आप खुद भी दस्तावेज खंगालेंगे और उसको उस नजर से देखना शुरू करेंगे। फिर मीटिंग्स करेंगे, फिर बातचीत होगी, किसी और ने जिक्र किया, फिर इस तरह से हम ये इसको बढ़ाएंगे। मतलब ये बढ़ता जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका सोल्यूशन बताइएगा। सोल्यूशन, लोगों के बिना सोल्यूशन कहां से पॉसिबल होगा? पहले इतने लोग तो हों जो जागे हुए हों, जो कॉमन कॉज के लिए खुद का सेक्रीफाइस करने को तैयार हों, अपना समय सेक्रीफाइस करने को तैयार हों। सबसे पहले तो वो लोग हों हमारे पास। अभी कुछ लोगों का आ जाता है, सर जी फंडिंग नहीं है हमारे पास, हम आंदोलन तो करते हैं। फंडिंग पे आंदोलन नहीं होते हैं, लोगों से आंदोलन होते हैं, विचारों से आंदोलन होता है, पैसे से नहीं होता है। पैसा नहीं आड़े आता। कोई ना कोई सेठ आएगा जो जिसको सच्ची में दिल में दर्द होगा, जिसको देखा, जो ये महसूस करेगा कि ये पैसा किसी काम का नहीं है। क्या पता अंबानी को ही समझ में आ जाए, उसी की औलाद को लग जाए ये, और फिर वो तड़प तड़प के उसकी आंखों के सामने मरे। उस दिन आ जाएगा समझ उसको भी। अभी रैनबैक्सी वाला का जो मालिक था, 600 करोड़ की प्रॉपर्टी राधा स्वामी वालों को दे दी, ब्यास वालों को। उन्होंने ऐसा ब्रेन वॉश किया उसका। अब कोर्ट केस चल रहा है। जब पता लगा कि ये राधा स्वामी वाला तो लुटेरा है, गुंडा है, ये तो लोगों को अपने वहां टीके लगवा रहा है, ठोक रहा है, ये तो पिट्ठू है सरकार का। ये कल्ट बना रखे हैं इन लोगों ने, सारों ने, जितने धर्मगुरु है सब ने। मंदिरों में कैंप लग रहे हैं, मतलब एक गुरुद्वारा और मस्जिद बचे हैं, बाकी सारे के सारे महंतों ने ठेका उठा रखा है लोगों को मारने का, मतलब उनको लगा के। अगली खबर मैं आपको बताऊं कि एक प्रोटीन की खोज हो गई है जिसमें हार्ट अटैक के स्ट्रोक्स किस वजह से हैं। वो इसकी आप ढूंढिएगा कौन से स्ट्रोक्स हैं, और वो क्योंकि वीडियो है तो वो खबर लोगों तक नहीं पहुंचने देते ये लोग। लेकिन इस टीके की वजह से लोगों के अंदर हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है, इसको भी समझना पड़ेगा। और महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे जी, उन्होंने 2-3 दिन पहले ये कहा था कि कोर्शन की बजाय परसुएशन पर जोर दें। जो कलेक्टर्स हैं, जो जिलाधीश हैं, वो ये बताएं। आज भी एक अग्रवाल साहब की बातचीत थी जो उन्होंने पूरा खूब लताड़ा हुआ था उस डीसी को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम मैंडेटरी बना रहे हो इसको, लोगों को, अपने ही लोगों को जबरदस्ती कर रहे हो। और वो डीसी ऐसी उसकी घी कांप रही थी, वो कांप रहा था बातचीत करते हुए कि गलती हो गई साहब। मतलब वो अपनी गलती मान रहा था कि हाँ मैं मैंडेटरी नहीं कर सकता हूँ। और अब अधिकारी बात करने से भागने लगे हैं। मतलब मेरे पास मैसेज आता है कि आप बात करिए, इस फलां अधिकारी जबरदस्ती कर रहा है। मेरा नाम सुनते हैं वो कि मैं देवेंद्र बल्हारा बोल रहा हूँ और मैं इस पूरे के पूरे इस षड्यंत्र और इस इनमें जो हत्याएं की जा रही है और इसके लिए जागरूक कर रहा हूँ लोगों को। तो वो जैसे इतना सुनते उसके बाद सर हमारे पास तो जो सरकार का आदेश आएगा हम तो वही माने, कह के काट देते हैं मेरा फोन। तो अधिकारी फोन पे बात नहीं करते हैं मुझसे। ये पता नहीं उनको शायद ये पता लग गया है कि लोग अब जाग रहे हैं, तो वो फोन पे इसके बारे में नहीं बात कर पाते हैं। लेकिन वो क्योंकि उनके एरिया के थे और वहाँ वकील थे हाई कोर्ट के, उन्होंने बात करी तो वो
क्या कहते हैं, घबरा गया बेचारा डीसी और सारा बता दिया कि मैंने गलती करी है। तो अब एक दो चार लाइनें बोल रहा हूं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितना बड़ा खेल है ये। फ्रांस में 68% जो है फुल्ली लग चुके हैं टीके, जितने फुल्ली वाली डेफिनेशन है। मैं फुल्ली की डेफिनेशन जानबूझ के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आगे मैं बोलने वाला हूँ। और देखिए 68% फुल्ली लगवा चुके हैं, जितनी भी, 2 हैं किसी के यहाँ, 3 लग रही है, किसी के यहाँ 4 लग रही हैं। और 76% को सिंगल डोज लग चुकी है। और वहां पर चौथी डोज को वो लोग बूस्टर डोज, चौथी डोज लगा रहे हैं, मतलब 2 बूस्टर डोज लग चुके हैं फ्रांस के अंदर। और 5वीं वेव चल रही है वहां। भारत में दूसरी वेव के बाद तीसरी वेव नहीं आई क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। और अब किसान आंदोलन को तोड़ने की, बदनाम करने की, खत्म करवाने की पूरी साजिशें हो रही हैं। सरकार की तीसरी वेव उसी दिन चालू हो जाएगी जिस दिन किसान आंदोलन खड़ा हो गया। इसलिए सारे देश के लोगों को चाहिए कि वो किसानों का खुलकर समर्थन करें, अगर अपने बच्चों को बचाना है तो, अगर नस्लों की लड़ाई में बचना है तो 5वीं वेव शुरू हो गई है वहां फ्रांस के अंदर और चौथी डोज चल रही है। फिर जर्मनी की बात करते हैं। 67% फुल्ली जितना लेना था उतनी ले चुके हैं डोजेस, और 69% को सिंगल डोज लग चुकी है। और वहां भी बूस्टर डोज चल रही है और चौथी वेव शुरू हो चुकी है जर्मनी के अंदर। अब मैं चाइना की बात बताता हूं। 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से 107 करोड़ फुल्ली टीके ले चुके हैं जितना वो ले सकते थे। और बहुत सारे सिटीज के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। साइकोलॉजिकली आपको कंट्रोल करने का खेल लगातार जारी है। नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज बताऊं आपको, जो अभी मैं फुल्ली इस टीके लेने वाली जो डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन को चेंज कर रहे हैं। शायद आपको ये बात पता ना हो, भारत के अंदर और यूरोप के अंदर, यूरोप में क्या है ये फुल्ली की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं। हाँ लिखा था मैंने वो, चलिए अभी आ जाएगा, मैं सामने ही आएगा। तो ये एक बातचीत थी। कतनी नगर में महाराष्ट्र के अंदर नादामन में रहने वाली एक महिला के गर्भ में 8 महीने का बच्चा था और वो टीका लगवा करके आई और उस बच्चे की भी मौत हो गई और महिला की भी मौत हो गई। जबकि प्रेग्नेंट लेडीज को सेफ नहीं है ऐसा कहा गया है, लेकिन कुछ गधे, कुछ राक्षस वो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं नहीं सेफ है ले लो, नहीं नहीं सेफ है ले लो। देखो फलानी ने लिया तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब खुश हो रहे हैं वो बेवकूफ लोग जो ये कह रहे हैं खुश नहीं हुआ। अरे कुछ होने के लिए लिया था क्या तुमने इसलिए लिया था कि कुछ ना हो। लेकिन अभी तो ये लांसेट जर्नल में छपा था, हाँ वो खबर मैं आपको बता देता हूं, लांसेट जर्नल वाली। ये लांसेट जर्नल जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर लिखते रहते हैं और इन्होंने ये कहा है, हाँ फुल्ली टीका लेने वालों की डेफिनेशन यूके में बदली है। ये बोरिस जॉनसन ने, जो वहाँ के बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं यूके के, उन्होंने कहा है कि अब वहाँ, अभी तक वहाँ 2 डोज वालों को फुल्ली बोला जाता था कि ये पूरी तरह से टीका लिए हुए लोग हैं। अब वहाँ तीसरी डोज को कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको तब माना जाएगा पूरी तरह से टीका लिया हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था, हाँ संजय राय की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। एम्स में है संजय राय, और डॉक्टर संजय राय ने एक बात कही है कि उनसे जब पूछा गया कि क्या आपने डोज ली है पहली डोज, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैंने नहीं ली है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है उसने नहीं ली है। तो उससे पूछा कि आपने क्यों नहीं ली है, तो उन्होंने कहा क्योंकि जिन लोगों में एंटीबॉडी बन गए थे वो लोग 13 टाइम्स बेटर हैं जिन्होंने फुल्ली सारे टीके लगवा रखे हैं। आप समझ सकते हैं, यानी वो ज्यादा फाइट कर सकते हैं जिनके अंदर एंटीबॉडी बन गई, यानी जिनको एक बार पॉजिटिव आ चुका है और वो ठीक ठाक हैं, उनको लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने ले लिए तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, ये कह रहे हैं संजय राय साहब।
तो जो फुल्ली टीका लिए हुए लोग हैं उनकी इम्यूनिटी डाउन होगी। अब उनका शरीर जवाब देना शुरू कर जाएगा धीरे धीरे। जिनको हार्ट अटैक नहीं हुए थे वो अब लथार्जिक होते जाएंगे, उनकी शरीर कुछ काम करने का मन नहीं है। मेरा एक दोस्त मेरे पास आया हुआ था 2 दिन पहले और उसके साथ यही हो रहा है। मैंने मना किया था उसको उस टाइम भी, और क्योंकि वो हॉस्पिटल में है तो उसने मुझे बड़ा, उसकी परसुएशन बड़ी कन्विंसिंग थी और मेरा एक बार तो मन करा था कि जाके लगवा लेता हूँ यार, क्या फ़र्क पड़ता है। उसने कहा कि मैं तेरा स्लॉट बुक करा दूंगा और तू आ जा। बट मतलब एक बार तो मुझे लगा था कि यार फ्री का है, क्या दिक्कत है, ले लेते हैं ना। हमारे यहाँ कहावत मशहूर है, इसको कास्टिज्म के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना है, लेकिन हमारे यहाँ कहावत मशहूर है कि जाट तो जहर बिन छोड़ा करता। चल भाई, चाहे मुझसे देना पड़ो चाहे किसी से देना पड़ो। लेकिन जोक सारा पार्ट, मेरा भी दिल कर गया था उस परसुएशन के आगे, लेकिन मैं बच गया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्र मनाता हूँ मैं कुदरत का। जो नहीं बचे वो अगले वाले से बच जाना भाई। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिए हैं और आप बचे हुए हैं तो अभी तक बच ही जाएंगे आप आगे तक भी। कैंसर ना हो इसकी तैयारी कर लीजिए। आप अपने आप को, आपका खान पान बचाइए, आप शहरों से गांव की तरफ कूच करने की कोशिश कीजिए, अपने थॉट्स को थोड़ा अच्छा रखिए तो अच्छा होगा। दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि इंडियन बार एसोसिएशन ने थाने, महाराष्ट्र का जो थाने है वहाँ के मेयर हैं नरेश महास्के, उनके खिलाफ एफआईआर की है 17 नवंबर को, 18 को, क्योंकि वो वाहियात आदमी ने ये कहा कि ये जो टीका नहीं लगवा रहे हैं लोग, इनको सिटी बस में ट्रैवल नहीं करने दिया जाना चाहिए, यही लोग फैला रहे हैं। जबकि ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जिन्होंने लगवाए हुए हैं वो ज्यादा कैरी कर रहे हैं इस वायरस को और वो ज्यादा स्पीड से ट्रांसमिट कर रहे हैं, उनके चांसेस ज्यादा हैं फैलाने के। जिन्होंने दोनों डोज ले रखी हैं उनके ज्यादा चांसेस हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो जबकि इवन कोर्ट में भी ये आदेश भी है, मिजोरम हाई कोर्ट का, कि मेघालय हाई कोर्ट का भी है कि आप जिन्होंने टीका लिया हुआ है और जिन्होंने नहीं लिया हुआ है उन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये एक था। बहुत काम की चीज एक और थी कि यूरोप ने, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है ये, अपनी चौथी वेव आने वाली है इसको लेकर के जिन्होंने टीके नहीं लिए हुए हैं उनके लिए थोड़े से अपने कानून सख्त किए हैं। जो गुजरात के अंदर हुआ था गांधीनगर में, वही चीज अहमदाबाद में, वही चीज यूरोप में हो रही है। तो आप इसको आप दूसरे शहरों में भी होती मिलेगी, पूरी दुनिया के शहरों में पैरेलल में चलती है कि ट्रैफिक पुलिस को ये अधिकार दे दिए जाएंगे कि वो जैसे ही आप लाल बत्ती पर रुकेंगे, कोई भी आके टक टक करेगा और अपना टीके का सर्टिफिकेट दिखा, आपने पिछले वाला कब लिया था, वो कह देंगे 3 महीने पुराना होगा। तो जैसे पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है, गाड़ी ले ली और आपको हर 3 महीने में पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। मतलब ये ड्रामा जो चलता था, इस ड्रामे को 6 महीने भी कर दिया उन्होंने। अब कहते हैं 1 साल का भी भारत 6 वालियों का 1 साल का बनेगा। मतलब ये आपको चेक करने के लिए, आपके अंदर दहशत का माहौल लगातार बनाए रखने के लिए इस तरह के मैंडेट दिए जाते हैं। वरना गाड़ी का पता ही है कि वो कब पोल्यूशन देगी, कितना देगी, कैसे देगी, जबकि सारा कुछ उनके हाथ में होता है टीका। मतलब इन्हीं के आदमी होते हैं एजेंट्स ये लोग। तो अब जो पुलिस वालों को ये अधिकार दिए जाते हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि थोड़ा सा डर हमारे को पुलिस वालों के लिए बने। और पुलिस को बहुत ज्यादा अधिकार देने का पीछे ये भी कारण होते हैं। जनता को अधिकार ज्यादा होने चाहिए, जनता बताएगी कि उनको क्या सही है। वो किसी और के अधिकारों का हनन ना कर रहे हो तो जनता बताए कि क्या करना है पुलिस को। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके शहर में भी आ सकता है, इसलिए इसके खिलाफ भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। एक खबर मैं आपको नेशनल हेल्थ फेडरेशन यूके की, एनएचएफ की बताता हूं। वहां मोनसेंटो ये कह रहा है कि हमारे जो बीज हैं, हमारे जो नए जो फूड हैं, उनको बायोफोर्टिफाइड बोला जाए। वो हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। वो भी आने वाले वक्त में आपके लिए कैंसर के ही जनक होने वाले हैं, जितने भी बायोफोर्टिफाइड के नाम पे अब कहा जाता है। और ये हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ICAR, ये इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है भारत की, और इसका एक सेंटर करनाल में भी है। उसने 16 अक्टूबर 2020 में बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज की 17 क्रॉप्स भारत ने देश को
सौंपी थी, ये डेडिकेट की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। और इससे पहले मोनसेंटो ने ये कहा था, मोनसेंटो फूड्स बनाती है, वो फूड जो है नहीं, मतलब आपको मीट खाना है तो मीट जैसा स्वाद आएगा आपको, लेकिन वो मीट नहीं होगा, बायोफोर्टिफाइड बोलते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये न्यूट्रिशन, इनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है। और ये भी हो चुका है कि स्पाइक प्रोटीन्स बनाने वाले और एमआरएनए ये सब्जियों में डालने लग गए हैं। यानी कि जो बायोफोर्टिफाइड जिसको ये कह रहे हैं, इसका मतलब समझिए आप कि ये क्या चीज़ है। मेरी इन बातों को कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। और अगर Fuck you. Oi, Rothschild, fuck you. Oi, Dajjal, fuck you. Fuck you, World Order. DOA. Maju ke depan yang produk warna pink. Produk warna pink yang Produk pink di depan. Ya, oke. Yo, udah bisa jalan? Ya, jalan. Yo. Maju. Ayo, jalan. Oke, jalan. Hey, mate. From little complaints about there's something that might have happened in a certain street. Boys. This one right here would have to probably. Hero, you fat fuck! Oh, look at you tough chick, spraying an unarmed girl. You enjoy hurting people! You enjoy hurting people! That's what you do! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! God, they're gutless fucks, don't they? Jump on a guy on the ground. Like, most exercise you've had in a while, huh?
आपने देखा किस तरह से विरोध हो रहा है पूरी दुनिया भर में। और अभी एक जगह पे आया था कि कुछ जगह डीएनए मैनिपुलेट किए जा रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स के अंदर, और बाई L17 नैनो लाइट प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं। किसी ने वीडियो बनाई थी और इसका वो वीडियो आई भी हुई थी, और अगर वो स्ट्राइक नहीं लगती है कि आपने हमारी वीडियो यूज़ कर ली तो अलग बात है, लेकिन वो इसके अंदर यूज़ हुई। मैं आप बताऊंगा कि वो कौन से किस तरह से उस वीडियो में ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि लाइट्स के अंदर किस तरह नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। तो जो 5G है और जो ये नई लाइट्स आ रही हैं, और स्मार्ट सिटी के नाम पर आप देखोगे आपके शहर के अंदर बड़े बड़े बोर्ड जो हैं वो लग रहे हैं, उनके ऊपर रेगुलर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं सरकार की, और वो बहुत चमकीले हैं। सरकार जो आपको दिखाना चाहती है वो 24 घंटे आपको फ्लैश करेगी, या तो रेडियो में आएगा, या टीवी में आएगा, या अखबार में आएगा, या पर्चे आएंगे, या कुछ भी आएगा, एडवर्टाइजमेंट चलती रहेगी। तो कोई आदेश आ जाएगा, चर्चा में बने रहना। नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। तो ये खेल है, ये समझना पड़ेगा आपको। ये मैं आपको लाइट्स दिखा देता हूं एक बारी। Have you seen these new street lights? What do you think about them? Well, I've had people come up to me and go, "Have you seen the cameras on the street lights?" And I was looking the other day, and I don't think it's a camera, but that green light, looking like maybe another green light underneath, or I don't know what it is, honestly. But I thought I'd do some research, so I just typed in these numbers and letters that came up, and have a look what actually came up. Like, no shit, top of the list. It sort of freaked me. बिल गेट्स ने चेतावनी दी थी 4 नवंबर को। अभी कुछ दिन पहले बिल गेट्स ने यह कहा था कि स्मॉल पॉक्स जो है, जो चेचक भी है, उसका एक अटैक हो सकता है। जैसे इस वायरस को भी बायोवेपन बोला था कि चाइना ने किया है, चाइना को दुश्मन दिखा करके, जबकि चाइना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर शामिल है। तो ये एक खेल चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से चाइना के अंदर जिनपिंग जो उसने अपनी लाइफ टाइम के लिए अपनी राज को सुरक्षित कर लिया है, ऐसे ही कानून भारत में भी अगर आ जाए कि ये कहे कि ये गदाई परमानेंटली हमारे देश का प्रधानमंत्री रहेगा, तो बहुत दुखदाई रहेगा। आप समझिए आपकी ज़िंदगी बहुत खतरे में है, स्पेशली आपके बच्चों की ज़िंदगी। और ऐसा ही बहुत से देशों के अंदर हो रहा है जहां वो लोग अपनी सत्ता को परमानेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे रिसोर्सेज इसलिए बेचे जा रहे हैं, चाहे प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सब कुछ उन्हीं कॉरपोरेशंस को दिया जा रहा है जिन कॉरपोरेशंस के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा, कोई नया टेरर ग्रुप उभर आएगा। अगर हम जैसे गुस्से वाले लोग थे, तो जिस तरह से भगत सिंह को आतंकवादी कहा था, तो कल को हम लोगों को भी अलगाववादी, आतंकवादी कुछ कहें दे, तो समझ लीजिएगा कि आज जिनको हम नक्सलाइट बोला करते थे, वो असल में अपने हक की लड़ाई लड़ा करते थे, उनको नक्सली बना दिया गया। जिस तरह से किसान यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको अलगाववादी कह के, उनको कि ये लोग तो सेपरेटिस्ट लोग हैं, ये लोग तो वो अपना खालिस्तान मांग रहे हैं, इस तरह के लेबल लगाने की जो कोशिशें होती हैं वो उन्हीं से होती हैं जिनकी पोल खोल रहे होते हैं लोग। तो आने वाले वक्त में हमारे साथ भी अगर ऐसा ही हो जाए कि हमारे भी खिलाफ कोई दस्तावेज इस तरह के खड़े हो जाएं, तो आपको इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिएगा कि हाँ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हम लोग सरकारों से सवाल जब पूछ रहे हैं, हम सरकारों में बैठ के मलाई नहीं खा रहे, हम उनकी बातें नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे कि ये लोग सही कर रहे हैं, हम उनकी पोल खोल रहे हैं, तो हमारे खिलाफ भी ऐसा हो सकता है। तो जो बिल गेट्स ने कहा था टेरर अटैक की, 17 नवंबर को ही लैब वायल्स के ऊपर स्मॉल पॉक्स लिखा हुआ था, और उसकी इन्वेस्टिगेशन अब FBI कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि स्मॉल पॉक्स का वायरस रिलीज हो गया है और अब स्मॉल पॉक्स आएगी। तो अब समझ में आ रहा है कि दुनिया भर में आज तक जितनी भी बीमारियां आई और फिर उसका टीका आया, फिर उसकी दवाई इंट्रोड्यूस करी, ये सारा का सारा डिट्टो खेल था। ना वो दवाई आई, ना वो बीमारी आई थी, ना वो महामारी आई थी, और ना उसका इलाज आया था। पहले इलाज बनेगा, फिर महामारी दी जाएगी, और फिर वो इलाज करके ऐसा दिखाया जाएगा कि ये फिलांथ्रोपिस्ट हैं जिन लोगों ने दुनिया बचाई थी, ये लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर अपना पैसा लगा दिया, इतने बिलियन डॉलर्स लगा दिए। इस खेल को आपको समझना होगा कि कहीं ये छोटी चीज तो नहीं है। और फिर मैं आपको कुछ ऐसे नेताओं की वीडियो दिखा देता हूं कि कौन कौन लोग इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर
शामिल हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इनके जब प्रदर्शन के दौरान वो पुतले जलाए दिखाए तो फिर उनको लगा कि हाँ यार ये लोग तो इसके अंदर शामिल हैं। उन नेताओं में अपने नरेंद्र मोदी साहब भी शामिल हैं। तो वो पुतले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। Climate criminals coming first! Keeping law and order in ये देख लिया आपने पूरे दुनिया भर के अंदर हमारी किस तरह से बेइज्जती हो रही है, हमारे देश की भी और हमारे प्रधानमंत्री की भी। और ये लगातार बेइज्जती नहीं है, ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली राष्ट्रवादी वो हैं जो अपने देश के लोगों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि उनको फर्जी टीके लगा करके मार रहे हैं। तो अब आपका काम क्या है कि कुछ लोगों का ये मत रहता है कि आप हमें समाधान भी बताइए। देखिए, समाधान, मेरा बताया हुआ समाधान आपकी लोकेशन पर सही रहेगा कि नहीं रहेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जर्नल चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। पहली बात, अगर आप गुलामी मतलब खुद अपने आप अपने शरीर को उनको सौंप रहे हो तो ये गुलामी की निशानी है। मैं कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप कंप्लाई कर जाएं। आपका दिल नहीं मानता है तो आप सरकार का विरोध कीजिए। नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, मानसिक परेशानी हो सकती है, दुख हो सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग अगर इकट्ठे होंगे, एक दूसरे को पता तो लगे कि कौन कौन लोग विरोध में हैं, तो अच्छे लोग अगर इकट्ठे होंगे तो यकीनन हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। सरकारों को डर है बहुत अच्छे लोगों के बोलने से, इसलिए बोलिए, अपने उस पर लिखिए। अगर आपके आसपास किसी के साथ कुछ ऐसा अन्याय हुआ हो, अपने फेसबुक पेज पर लिखिए। सोशल मीडिया के जरिए ये लोग दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने अगर कोडिंग से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, यूनिसेफ की एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अश्लील वीडियोस अगर लगातार आ रही हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकारें मिलजुल कर आपको ऐसी सामग्री परोस रही है कि आप उस तरह से सोचने लग जाएं। आपको ये RFID लगाने के फायदे भी गिनाएंगे। ये आपको बताएंगे कि भाई दुनिया डिजिटल हो गई है और आजकल का ज़माना इस चीज़ का ज़माना है, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों के अंदर अगर कोई बड़ा आदमी, सो कॉल्ड बड़ा आदमी अगर कोई भाषण देता है तो वो एक लाइन शुरू में बोलता है। क्या बोलता है मालूम है? जैसे पहले आपकी प्रोग्रामिंग की जाती थी, इस तरह से ये प्रोग्रामिंग होती है। साइकोलॉजिकल आपके ब्रेन को प्रोग्राम किया जाता है। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है, आज का युग कंप्यूटर का युग है, तो आपको कंप्यूटर की तरफ धकेला जाता है। आपके बच्चों को सुस्त बना दिया, आपके बच्चों को निकम्मा बना दिया, आपके बच्चे सुनना बंद कर गए हैं, आपके बच्चे चलना बंद कर गए हैं, खेलना बंद कर गए हैं, समाज से जुड़ना बंद कर गए हैं, एकांत में रहने लगे हैं, माइंड ब्लॉक रहता है, खाने पीने की गलत आदतें हैं। तो वो एक हेल्दी थॉट प्रोसेस ही खत्म हो गया है। तो वो चाहते हैं कि आपको भी इस तरह से फिनिश कर दिया जाए, आपकी औलादों को भी इसी तरह से इसी नरक की दलदल में धकेल दिया जाए। तो इसलिए आपको मिलजुल कर इसके लिए प्रयास करने होंगे। एक तो लोगों को जगाते रहना होगा, दूसरा अपने आसपास जो नेता लोग हैं उनसे सवाल पूछते रहने होंगे। जैसे अभी यूपी के अंदर चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है और पंजाब में चुनाव है। तो इन स्टेट्स में अगर कोई चुनाव हैं और वहाँ किसी नेता की रैली हो रही है, जैसे अरविंद केजरीवाल को ले लेते हैं हम। अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी रैली के अंदर वो जाता है तो वहाँ कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है किसी रैली के अंदर। ना कोई ये पूछता कि तुमने कितनी डोज ले रखी हैं, ना कोई ये पूछता कि तुमने मास्क लगाया कि नहीं लगाया है। ये चीज़ें किसी भी रैली में प्रोटोकॉल, ये अरविंद का तो नाम मैंने लिया, लेकिन किसी भी रैली में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है। तो आपको ये पूछना चाहिए वहाँ बड़े बड़े बैनर्स लेकर के कि तुम जब दिल्ली के अंदर अपने नागरिकों का करोड़ों रुपया नुकसान कर चुके हो, उनके जुर्माने लगा चुके हो, तो तुम यहाँ रैलियों में क्यों आवश्यक नहीं करते हो? और अगर डेटा अगर तुम लोगों को चाहिए और सारी चीज़ें आधार के साथ कनेक्ट करनी है, तो वोट को आधार कार्ड के साथ क्यों नहीं कनेक्ट किया है अभी तक आप लोगों ने? तो ये एक बड़ा सवाल आता होता है और इस चीज़ की तरफ हमें पूछने पड़ेंगे इनसे। कहीं महफिल में अगर मिल जाते हैं तो आपको पूछना पड़ेगा कि तुम इस मैंडेट के साथ हो कि इसके खिलाफ हो? तुम्हें नहीं पता है कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और तुम लोगों को गुलाम करना चाहते हो? तो ये अपने नेताओं से पूछो।
आजकल चंडीगढ़ के अंदर नगर पार्षद के चुनाव है, वहां अपने कैंडिडेट से पूछो, क्योंकि कैंडिडेट से पूछेंगे तो वो अपने स्टेट प्रधान को बोलेंगे, स्टेट प्रधान अपने नेशनल प्रेसिडेंट को और अपने उन लोगों को बोलेगा, तो पार्टियों के आला कमान तक ये बात जाएगी कि लोग जाग गए हैं। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो ये लोग आपको बेवकूफ समझते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि ये को तो बोल ही नहीं रहे हैं। इसलिए बोलना इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में, स्कूल में अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है, राशन वाला अगर जबरदस्ती, अब देखिए राशन देने के नाम पे अगर राशन वाला डिपो होल्डर अगर कर रहा है, तो जो गांव में समझे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो 5 आदमियों को लेकर के जाएं। राशन वालों की लाइन में वो जो लोग, गरीब लोग पहले से खड़ा और उसको नहीं दे रहे हैं वो राशन, उसको जाके वहां उससे पूछें कि तुमने किस कानून के तहत ये मना किया है, और वो उसके ताला लग जाना चाहिए राशन डिपो होल्डर के ऊपर। और ये बताऊं मैं, स्कूल कॉलेज का भी यही हाल करना चाहिए। स्कूल कॉलेज में जिसको भी जबरदस्ती की जा रही है बच्चों को कॉलेजों के अंदर लगाने की, उन जाकर के उन प्रिंसिपल से, उनसे, उन लोगों से जाके लड़िए आप लोग, मतलब आवाज बुलंद करिए। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको हथियार उठाना है, लड़ने का मतलब है आपके पास सबसे बड़ा हथियार है जानकारी। आप जानकारी लीजिए, आप कहिए। जब कलेक्टर तक को अपना आदेश वापस लेना पड़ जाता है कि ये संवैधानिक नहीं है, जब सबको अपना आदेश वापस लेना पड़ जाता है, तो फिर ये तो छोटे मोटे हैं प्रिंसिपल तो ये तो कहेंगे कि हमारे ऊपर आदेश नहीं आया, यहां बैठे हैं धरने पे। आप बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए, एक टेंट छोटा सा लगा करके, थोड़ा आशियाना बना करके वहां बैठ जाइए कि जब तक तुम इसका समाधान नहीं करोगे, जब तक हमारे इन बच्चों को बिना टीके लगाए सीधी एंट्री नहीं करोगे, जब तक संवैधानिक अधिकार है हमारा ये नहीं दोगे, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। तो आपको ये आवाजें उठानी पड़ेंगी और हर जगह से आवाज आने लग जाएगी। उस दिन सरकारों को पता चल जाएगा कि ये नाकाम हो रहा है भाई, किसी और रास्ते से आना पड़ेगा। और जब तक ये डिले हो जाए, फिर तब तक हम लोगों को अपना ये जुनून है ये बरकरार रखना है और एक बेहतर समाज के लिए लगातार प्रयास जारी रखने पड़ेंगी। और बोलने के अलावा, विरोध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम हथियार उठाएंगे तो हमें नक्सली साबित कर दिया जाएगा और फिर हमारे ऊपर शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। मानव होने के नाते हमें स्वतंत्र विचरण का अधिकार है और ये हमारे को किसी टीके या ना टीके लेने के ऊपर, हम लोग टीका लेने या ना लेने के बेसिस पर ये हमारे उस अधिकार का हनन नहीं कर सकते। ये कंट्रोल नहीं करेंगे कि हम क्या खाएंगे, ये कंट्रोल नहीं करेंगे कि हम कहां जाएंगे, ये कंट्रोल नहीं करेंगे कि हम क्या पहनेंगे। इन्होंने बहुत जोर लगाया है इस करने के लिए। भारत के अंदर आज के टाइम में फांसीवादी ताकतों का राज है। पूरी दुनिया भर में जहां जहां ये राज है वहां लोग मर रहे हैं, और जहां अच्छे लोगों का राज है उन्होंने वहां पे इसको कॉमन फ्लू जो है डिक्लेयर कर दिया है। आपको सरकारों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी। आपको बैंकों पे, पैसे पे, सरकार के आदेशों पे डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। आपको समाज के अंदर अच्छे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, समाज के लोगों में अच्छे लोगों की पहचान करनी पड़ेगी और फिर वहां एक दूसरे से लेन देन इस तरीके से रखा जाए कि हमें सरकारों की जरूरतें ही कम पड़ें। भाई मैं उसका ये काम कर देता हूं, मेरे इतने का ये चार्ज बनता है, पर्ची बना के दे दो, उससे पर्ची ले लो, और अगर यकीन कर सकते हो तो। और अगर चोरों की दुनिया में रहना है तो ये राज करते रहेंगे। तो आपको अपने अच्छे लोगों की एक अलग दुनिया बसानी ही होगी, गांव में अलग दुनिया अच्छे लोगों की, कि हम लोगों आपस में डील करेंगे, हम कम खा लेंगे, हम थोड़े में रह लेंगे, हम सुविधाएं कम लेंगे, लेकिन हम आज़ाद रहेंगे। हम उस गुलामी वाली फीलिंग में नहीं रहेंगे। मैं तो कम से कम मरना पसंद करूंगा बजाय इसके कि अपने बच्चे को और अपने को ये टीके लगवा करके गुलाम वाली जिंदगी जीने के लिए। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरीके से लागू कर रहे हैं, मैं तो उसका समर्थक नहीं हूं। एटलीस्ट मैं आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। आपके ऊपर है कि आप लड़ोगे या इनके आगे सरेंडर कर दोगे। मैं लड़ूंगा। और बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के साथ होंगे। मुंबई पहुंचिए, जितने ज़्यादा लोग पहुंच सकते हैं। हम लोग भी मिलते हैं फिर वहीं पे।